हाँ जी दोस्तों, ये वीडियो अपने ही वीडियो के ऊपर आए कमेंट्स के बारे में है। जब मैं बोल रहा हूँ, कुछ बातें कर रहा हूँ, तो एक ख़ास वर्ग से बातें कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा जो वीडियो है वो यूट्यूब के लिए नहीं है कि मैं एक हवा में उड़ेल रहा हूँ कुछ जन सामान्य के लिए। सभी जो वीडियो हैं या जो पोस्ट हैं उनका उद्देश्य अपने लोगों तक पहुँचना है। अपने लोग यानी कि जो ओशो के सन्यासी हैं या जो एक समृद्ध संबुद्ध वर्ग है, यानी कि थोड़े से लोग जो मुझे लगता है कि जागरूक जागरूक लोग हैं, जो समाज के बारे में जानते हैं, देश के बारे में जानते हैं, भावुक हैं, संवेदनशील हैं, पढ़े लिखे हैं, यानी कि एक छोटा सा तबका, उन्हीं को संबोधित करके मेरे ये वीडियो हैं। एक तरह से कह सकता हूँ कि मैं ओशो की ही शैली को जी रहा हूँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा असर उन्हीं का है इस जीवन के ऊपर। तो वो भी अपने ही लोगों के सामने बोलते थे, वो अपने लोगों के सामने बोलते थे एज ए मास्टर की तरह। मैं अपने लोगों के सामने बोल रहा हूँ शिष्य टू शिष्य, यानी कि ये भी एक आध्यात्मिक दुनिया की एक नई परंपरा है, क्योंकि बातें तो होती थी पहले, जब शिष्य मिलते थे, बातें होती थी, ब्रेनस्टॉर्मिंग होती थी, बुल बैटिंग होती थी, हज़ारों तरह की चीज़ें होती थी। लेकिन उनको वीडियो पे ऊपर रिकॉर्ड करना एक उसी पुरानी धार्मिक परंपरा का, एक उसी सत्संग का हिस्सा है जहाँ पे बातें होती थी शिष्यों के बीच में, उसी को लेके। तो परसों मेरी एक वीडियो के ऊपर, और अधिकांश बातों में मेरा केंद्र बिंदु एक ही है कि जो ओशो की संस्था है उसमें कैसे करप्शन आ गया, व्यभिचार आ गया और उसका पतन हो गया, ये सबको पता है। उसको जो डायग्नोस्टिकली है उससे ज़्यादा क्लियर कोई कर नहीं सकता है। हर दृष्टि से उसको क्लियर कर दिया, लेकिन असर उसका तो कुछ भी नहीं हुआ। वही घास के तीन पात जिसको कहते हैं। और ये मुझे पता भी है उसका असर कोई नहीं होगा। स्प्रेटा दूध से मक्खन बनेगा भी तो कैसे, लेकिन तो भी एक कोशिश है, एक आशा है। इसी विषय में परसों एक मित्र हैं माधवी पंचाल, जो एक रंगरेज संस्था चलाती हैं ध्यान के ऊपर, साइकोथेरेपी के ऊपर, और उनका वो अपना काम है, ओशो से भी जुड़ी हुई हैं। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप ये कब तक बातें करते रहोगे, कोई एक्शन क्यों नहीं करते? आप एडवोकेट होने के नाते आगे से भी लीड कर सकते हैं। अगर जब सीनियर लोग लीड करेंगे तो जो नए लोग हैं वो भी उनको फॉलो करेंगे, क्योंकि बात तो आपकी सारी ठीक है। तो इस विषय पे मुझे पहली बात तो ये लगा कि मैं कोई लीडरशिप रोल में हूँ नहीं, दुर्भाग्य से। क्योंकि अगर मैं लीडरशिप रोल में हूँ तो फ्रंट लाइन के ऊपर मुकाबला करूँगा किसी भी क्षेत्र में। और ये कोई संन्यास से मैंने नहीं सीखा हुआ है, ये अपने सिख संस्कारों से सीखा हुआ है। क्योंकि अगर संस्कार से सीखा होता तो लीडरशिप रोल के ऊपर वो सभी लोग सिर देने के लिए तैयार रहते जो लीडरशिप रोल प्ले कर रहे हैं। वो कौन लोग हैं जो लीडरशिप रोल प्ले कर रहे हैं भारत में? आप कल्पना करिए, मेरे जो अभी ये जो श्रोता हैं, ये जो वीडियो सुन रहे हैं, सुनेंगे, वो कल्पना करें जब हम ओशो के काम का जिक्र करते हैं तो अच्छे या बुरे ढंग से किन नामों का, किन चेहरों का चित्र सामने आता है। इसकी आप कल्पना करिए। मैंने दो मित्रों से पूछा रेंडमली, जो कुछ ही सालों से ओशो से जुड़े हैं, कि जब आप ओशो के काम का जिक्र करते हैं तो कौन चेहरे सामने आते हैं। मैं 4-5 नाम गिनवा देता हूँ और कह सकता हूँ कि ये लोग हैं लीडरशिप पोजीशन में। इन्होंने क्या कभी ओशो के कम्यून का जिक्र किया? आप इन लोगों की फोटोज देखिए यूट्यूब के ऊपर या फेसबुक के ऊपर, कभी ये अकेले नजर नहीं आते। इनके गिर्द 20, 30, 50 लोगों का जत्था बना हुआ है। लीडरशिप तो वो है, वो लोग लीड कर सकते हैं। मेरी तो औकात क्या है? मुझे फेसबुक से ये जो 200-300 लोग हैं, इनसे ज़्यादा जानता कौन है? मैंने तो अपनी सारी ज़िंदगी जो है अपना बैग भी खुद ही उठाया है। मैं तो उनमें से नहीं हूँ कि जिनको आप
कोई कारों पे लेने आता है कि स्वामी जी ध्यान करवाने के लिए आए हैं, स्वामी जी प्रवचन करने के लिए आए हैं, लो जी अपनी कार लेके जाओ। सारी ज़िंदगी टैक्सी से गया हूँ, और कभी एक बार कोई मित्र या एक दो रिश्तेदार हैं वो लेने के लिए आते हैं। मेरा तो कोई सर्कल नहीं है। ये नाम कौन है? जब हम ओशो के काम का जिक्र करते हैं, जो लोग उनकी मलाई भी खा रहे हैं और उनके सच्चे बुरे काम को भी कर रहे हैं आधे अधूरे ढंग से, कटपटे ढंग से, वो कौन है? तो मैंने जब दो मित्रों से उनका जिक्र पूछा तो नाम आता है स्वामी सत्यवेदांत, माँ धर्म ज्योति, स्वामी चैतन्य कीर्ति, स्वामी अशोक भारती, स्वामी शैलेंद्र सरस्वती और ओलिया सिद्धार्थ जी। ये 5-6 नाम जो मैंने गिनवाए हैं, इनका जिक्र सबसे पहले आता है। और ये कभी अकेले नहीं है, इनके गिर्द, सभी के गिर्द 400, 500, 800, 1000 लोगों का जत्था है। क्या इन्होंने कभी अपने लोगों के बीच में ओशो कम्यून के पतन की कहानी सुनाई? क्या इनमें से कभी किसी ने मुझसे संपर्क करने की कोशिश करी कि इकबाल जी आप बताओ क्या कार्रवाई हो सकती है? आप तो पढ़े लिखे हैं, लॉ किया हुआ है। खैर मैं लॉयर तो नहीं हूँ, वो तो मैं 24 साल की उम्र में रिटायर हो गया था। 22 में लॉ पूरी की, 24 में रिटायर हो गया। पूरी ज़िंदगी जो है वो ओशो कम्यून में गई या उसके बाद यूरोप में, लेकिन वो जो इम्प्रिंट है वो तो है ना। हाँ, लॉ से मैंने ये ज़रूर सीखा कि कैसे चीज़ों की तहकीकात की जाती है, कैसे सत्य को जिया जाता है, कैसे सत्य की बात की जाती है और कैसे समस्याओं को उनके ठीक ढंग से जिया जाता है। अब जो बाकी सन्यासी हैं, 99% सन्यासी जो भी लीडरशिप रोल प्ले कर रहे हैं या जिनसे आप बात करते हैं, उनकी अकल का मैं आपको उदाहरण देता हूँ। क्योंकि ओशो तो पंसारी की तरह, केमिस्ट की तरह 1000 तरह की चीज़ें बोल गए। अब उन चीज़ों को ठीक ढंग से ठीक इंटरप्रिटेशन करते हैं या नहीं, इसका मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। ये 2 चीज़ें हैं मेरे हाथ में, ईयरबड एंड टूथपिक। ये 2 चीज़ें हैं। लेकिन ये जो सन्यासी, ये जो ध्यान करते हैं, ध्यान की बात करते हैं, इनसे अगर कहोगे कान साफ करने हैं तो ये आपको ये दे देंगे। इस तीली से आप कान साफ करोगे ना तो आपका कान फट जाएगा। इतनी इनमें तमीज़ नहीं है ठीक चीज़ को ठीक जगह पे डाल सके। बस ये है कि ओशो ने कहा है। अरे भैया, आपके ओशो ने किसी कंटेक्स्ट में कहा है। उन्होंने ये नहीं कहा कि जिसको दस्त लगे उसको आप वियाग्रा की गोली दे दो। सर मेरे को दांत साफ करने हैं, फटाफट ओशो की किताबें खोलो, कोटेशन ढूंढो दांत साफ करने के लिए। अरे ये ईयरबग, इससे दांत साफ करोगे क्या? मेरे पास टेम्पो नहीं है, नहीं तो वो भी इनकी गांड में दे देता। चलो पहली गाली आ गई। तो पहली बात तो ये है, लीडरशिप रोल मैं नहीं प्ले कर रहा, कर सकता हूं अगर ये 5 लोग मुझे अपना थोड़ा प्रतिनिधि बना देना। जो लोग भी, जो मैं बोल रहा हूं अपने दिल से बोल रहा हूं, अपना खून जला रहा हूं, उससे ना तो मुझे कोई आर्थिक लाभ हो रहा है, ना कोई मुझे चेले चपाटों की एनर्जी मिल रही है। हाँ, प्रेम की एनर्जी मिल रही है जो नए लोग मुझसे जुड़े हैं। अधिकांश 90% सन्यासी तो मुझसे वैसे ही कट गए। 95% सन्यासी मुझसे कट चुके हैं, क्योंकि खरी खोटी वो सुनना नहीं चाहते। उनको चाहिए मीठी मीठी चोपड़ी चोपड़ी, यानी कि ओशो मरे तो मरे, हम तुम एक कमरे में बंद हों, हम तुम एक जंगल से गुजरे और शेर आ जाए, शेर को कहे चेला, गुरु जी तो पहुंच चुके हैं, आप उनको खा लो, मुझे तो जाने दो। ये तो इनकी है मनस्थिति। और फिर अगर कोई मुझसे पूछे, अगर ये लोग, ये जो 5 लोग हैं, मैं इनके जो नाम दोबारा ले लेता हूँ, मुझसे व्हाट्सएप पे संपर्क कर सकते हैं, मुझसे कभी भी संपर्क कर सकते हैं, मिलजुल के बैठ सकते हैं। नहीं,
इनकी तो आपस में बनती भी नहीं है। और ये काम विदेशियों का नहीं है, ये भारतीयों का है। इसलिए मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, क्योंकि विदेशी आके यहाँ क्या करेंगे। सिर्फ एक व्यक्ति ने मुझे सराहा मेरी वीडियो के कारण और जिनसे एक रिश्ता बन गया, वो है स्वामी अरुण। अगर कोई भी विरोध प्रदर्शन होता है, कुछ भी कार्रवाई होती है, स्वामी अरुण 500, 1000, 2000 लोगों के साथ वो आ जाएंगे भारत में। लेकिन तो भी वो विदेशी ही होंगे ना, उनका वो लीगल और मॉरल हक नहीं बनता कि भारत में आके भारत के सन्यासियों की लड़ाई लड़े। ये काम तो भारत के सन्यासियों को करना पड़ेगा। पर नहीं साहब, अगर इन सब की आप ऊर्जा देखोगे, ये सब ब्राह्मण है। शूद्र और ब्राह्मण का जो मिक्सचर होता है, शूद्र और ब्राह्मण का मिक्सचर वैश्य बेच रहा है। क्षत्रियता तो खत्म हो गई। अभी कुछ ही समय, अभी एक वीडियो है वायरल हो रहा, ओशो ने चीन के ऊपर क्या बोला कि भारत के लोग कहते थे हमसे पंगा मत लो, हम शेर हैं, जाग जाएंगे। ओशो तंज कर रहे हैं। शेर कभी ये कहता है कि हम जाग जाएंगे? वो जाग जाता है। ओशो ने उसमें जिक्र किया है कि देश कहता है कोई नहीं, लाखों लोग, एकड़ जमीन चली गई ना, वो तो वैसे ही बंजर जमीन है, पहाड़ी जमीन है, क्या फर्क पड़ता है अगर वो चली गई। ओशो ने उसके ऊपर भी तंज करा है। और ये तंज उनके ऊपर भी फिट बैठता है जो कहते हैं ध्यान तो हर जगह हो सकता है, ध्यान तो हर जगह हो सकता है, ध्यान तो हर जगह हो सकता है। अरे भैया, जब ध्यान हर जगह हो सकता है तो आपके ओशो ने अपनी जगह का निर्माण क्यों किया? जब ध्यान हर जगह हो सकता है तो जग्गी वासुदेव जी ने इतनी अपार बड़े टाउनशिप का निर्माण क्यों किया? जब ध्यान हर जगह हो सकता है तो रविशंकर जी ने अपने आश्रम में 1100 कमरे किस लिए बनवाए हैं? क्या ये मूर्ख लोग हैं? यानी कि ओशो भी मूर्ख थे, रविशंकर भी मूर्ख हैं, और ये जग्गी वासुदेव भी मूर्ख हैं। ये लेकिन ये जो चेले चपाड़े वाले हैं, ये जो ध्यान करवा रहे हैं इधर उधर जाके, ये बड़े सियाणे हैं। क्योंकि ध्यान तो हर जगह हो सकता है। भारत के लोगों को तो कम्यून चाहिए ही नहीं। तो इनको क्या चाहिए कि बीवी की जांग के ऊपर सिर रख के लेटे रहें, लता मंगेशकर का गाना बजे और उसको ये कह दे सत्संग है, और स्वामी जी जाके कहे हाँ जी हाँ जी ये तो सत्संग है, लंबी लंबी दाढ़ी से चलाते हुए। तो जिस तो इन्हीं के ऊपर मेरा व्यंग्य है और इन्हीं के ऊपर है। और सबसे बड़ी बात, एक दूसरा प्रश्न उन फ्रेंड ने कहा है कि जब कोर्ट केसेस चल रहे हैं तो उनकी क्या परिणति होगी। हम सभी जानते हैं भारत में जो कोर्ट केसेस हैं उनका क्या हल होता है। ये कोई देश की सुरक्षा और सुरक्षा का केस तो है नहीं कि इसके ऊपर आप पब्लिक लिटिगेशन, इंटरेस्ट लिटिगेशन डाल दो सुप्रीम कोर्ट में। एक छोटे से कल्ट की छोटी सी प्रॉपर्टी का मामला है। 40-50 साल लग जाएंगे मिनिमम। अगर एक कोर्ट से भी, जब सलमान खान की कार एक्सीडेंट वाला केस को 20-25 साल हो गए और अभी तक वो सुप्रीम कोर्ट में अटका हुआ है, तो जब ट्रस्ट का केस होगा फिर वो हाई कोर्ट में जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, पहली बात तो लोअर कोर्ट से ही नहीं होगा। और सभी ये सन्यासी जानते हैं, जो भी पूना से निष्कासित हैं, जिनको धक्के मार के निकाल दिया गया, ये सभी जानते हैं कि वो जो दूसरी पार्टी है गौरव की, वो करप्शन में माहिर है। उन्होंने हर जगह पैसा खिलवाया हुआ है। तो आप ये भी नहीं कह सकते अपने देश में। तो और सबसे बड़ी बात, ये कोर्ट केस तो है ही नहीं। जब ये कोर्ट केस इन्होंने लड़ना शुरू किया था, अनादि और ठक्कर ने, क्या नाम है उसका, प्रेमगीत ने, 10 साल पहले ही मैंने कह दिया था इस कोर्ट केस की कहीं भी परिणति नहीं होगी। ये हवा में लटकता रहेगा, लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान होगा और एक झूठी आशा बनेगी। तो ये जितनी भी पार्टीज हैं, मैं हूं, आप हैं, इन सब के लाइफ टाइम में कोर्ट केसेस से कुछ नहीं होने वाला। और सबसे बड़ी बात, ये कोर्ट केस, ये मुद्दा कोर्ट केस का है ही नहीं, क्योंकि ये संपत्ति का मामला नहीं है, ये जज्बातों का मामला है, धार्मिक भावनाओं का मामला है। इसलिए ये बात तो स्पष्ट होनी जानी चाहिए, एक जन्म क्या कई जन्मों में भी कोर्ट केस से इस चीज का हल नहीं होगा, क्योंकि हम समस्या को ठीक से समझ ही नहीं रहे। हम फिर वही कर रहे हैं, इससे दांत साफ कर रहे हैं और तीली से कान खुजा रहे हैं। ये मामला है
धार्मिक भावनाओं का। और इस मीडिया के युग में अगर आप 10 लोग, 10 चुनिंदा लोग अगर मेरे साथ, समझ लो मैं अगर कहूँ कि हम विरोध प्रदर्शन करते हैं दिल्ली में, या मैं भूख हड़ताल पे बैठता हूँ अनशन के ऊपर, तो जो 10 लोग मेरे साथ जुड़ेंगे या 100 लोग जुड़ेंगे या 2000 लोग नेपाल से आएंगे, उनकी कोई स्टैंडिंग नहीं है। क्योंकि स्टैंडिंग तो उन लोगों की है जिनका नाम है। पूरे देश में लोग जानते हैं चैतन्य कीर्ति कौन है, पूरा मीडिया जानता है चैतन्य कीर्ति कौन है। चैतन्य कीर्ति वही बातें उसमें डालते रहेंगे अखबारों में, फूल कैसे उगे, ओशो ने इसके ऊपर कहा, ओशो ने उसके ऊपर कहा। अपनी सीधी बात तो कभी नहीं कहेंगे कि हमारी जो संस्था है, जो हमारा जो फादर संस्था है, जो हमारी मूल संस्था है, उसमें इस तरह का करप्शन हो रहा है। कभी ये प्रेस रिलीज करें, आग की तरह फैल जाएगी बात। स्वामी सत्य वेदांत है, उन्होंने ऐसी फोटोज हैं, उन्होंने नरेंद्र मोदी को पुस्तकें दी थी जब वो मुख्यमंत्री थे, गुजराती भी हैं दोनों। अगर सत्य वेदांत मोदी सरकार तक गुजारिश कर देते हैं कि आप इसकी सीबीआई इंक्वायरी कर दो, तो इसका महत्व होगा। मेरे कुछ मित्र हैं जो कहते हैं वो सत्य वेदांत जी की, चैतन्य कीर्ति की भारत के गृह मंत्री से मीटिंग करवा सकते हैं, बीजेपी के जो प्रधान हैं उनसे मीटिंग करवा सकते हैं। लेकिन आप अपने दिल की बात तो करो ना जाके, आप एक चिट्ठी तो दो, एक ज्ञापन तो दो कि आप इसके ऊपर सीबीआई कार्रवाई करो। जब आप मीटिंग करने के लिए जा रहे हैं देश की सर्वोच्च संस्थाओं के लोगों के साथ, तो प्रेस को भी खबर दो। लेकिन जैसे ही ये बात आएगी, जो ओशो के तोतड़े हैं, कबूतर हैं, जिनको ये भी पता नहीं है कि तीली को गांड में देना है या मुंह में देना है, वो चिल्लाना शुरू कर देंगे। ओशो ने तो पॉलिटिशियंस के खिलाफ बोला है, ओशो ने तो पॉलिटिशियंस के खिलाफ बोला है। अबे भैन के दिनों, आप चाहते क्या हो? क्योंकि समझदार तो सारे हो गई है। दुनिया के सबसे समझदार मूर्ख जो हैं वो ओशो जगत के हैं। ओशो ने तो पॉलिटिशियन के खिलाफ बोला है, ओशो ने तो पॉलिटिशियंस के खिलाफ बोला है। और जो व्यक्ति ऐसा बोलेगा, अधिकांश सरकारी कर्मचारी हैं। पॉलिटिशियंस उनके नेता हैं, पॉलिटिशियन उन संस्थाओं के सर्वोच्च हैं जहां वो सरकारी कर्मचारी हैं। पहली बात तो यह कि इस तरह की बकवास करने का उनको हक बनता है। और फिर सभी जानते हैं कि जो कहने की बातें होती हैं और जो रियलिटी होती है, जब ये पूना आश्रम बना था, कितनी तोड़ मरोड़ की गई थी, किस तरह से पॉलिटिशियंस के साथ, डिप्लोमेट्स के साथ, ब्यूरोक्रेट्स के साथ, पुलिस के साथ, माफिया के साथ, गुंडों के साथ साठगांठ की गई थी ताकि ये जगह बची रह सके। वो जो हकीकत होती है वो तभी पता चलती है जब आप उस चीज़ों को करीब से देखते हैं। जब आप मिठाई को बनता देखते हैं तो आपको पता है उसमें क्या क्या जाता है। लेकिन अब अगर आप सिर्फ किताबें ही पढ़ के बातें करेंगे, कैसेट सुन के ही बातें करेंगे, तो कुछ होने वाला नहीं है। देश की स्वतंत्रता महात्मा गांधी के कारण हुई क्योंकि उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया अहिंसा के ढंग से। आज के युग में अगर विरोध प्रदर्शन होता है तो बात आग की तरह फैल जाती है। लेकिन आपको ये कहना तो पड़ेगा ना कि हमारे बच्चे का अपहरण हो गया। नहीं साहब, बदनामी होगी, ओशो की बदनामी होगी कि इनके घर में भी, इतनी बड़ी बड़ी बातें करने वाले गुरु के घर में भी वही जमीन जायदाद, जर जोरू जमीन का झगड़ा है। इसलिए क्या है, जो भी समस्या है उसको कारपेट के नीचे डाल दो, ध्यान की बात करो। ध्यान करके भी अगर आप में इतनी समझ नहीं आ रही कि आप अपने गुरु की जगह के लिए ठीक ठीक छाती तान के खड़े हो सको, तो लानत है उस ध्यान के ऊपर। ये ध्यान नहीं है, ये मनुष्य के ब्रेन को, अपनी बुद्धि को, अपनी इंसानियत को, अपनी आत्मा को नपुंसक करने की कोशिश है। खास करके ये ओशो के तो ध्यान नहीं है। ओशो ने तो हर चीज को खरा खरा खोटा खोटा कहा। वो बात तो आप करते नहीं है। जो चाहिए करने के लिए वो तो आप करना नहीं चाहते। इसमें लागत क्या आएगी? अगर 10-20 लोग भी इकट्ठे होकर झंडा लेके खड़े कर देते हैं कि गोरो वापस जाओ, देश की सरकार सीबीआई से इंक्वायरी करवाओ, बंदर भभकी वाले जो लोग हैं ये भाग जाएंगे।
लेकिन उसके लिए 10 लोग भी इकट्ठे हो जाएं, लेकिन वो मेरे साथ 10 लोग इकट्ठे होंगे तो उसका महत्व नहीं होगा, क्योंकि मेरी कोई लोकस स्टैंडी नहीं है, मेरे को कोई लोग जानते नहीं है, मेरी कोई पब्लिक इमेज नहीं है। जिनकी पब्लिक इमेज है उनको ये करना चाहिए। स्वामी शैलेंद्र को करना चाहिए, आखिर तो उनके भाई ने ये जगह बनाई थी ना, अपने भाई की रोटी वो खा रहे हैं। नहीं साहब, गीता पे बोलेंगे कृष्ण ने कहा था युद्ध कर अर्जुन, युद्ध कर। आप क्या युद्ध करोगे? आप क्या इस महासंग्राम का हिस्सा बनोगे जहां आपके गुरु की प्रॉपर्टी को कौरवों ने वंश में किया हुआ है? नहीं साहब, ये कथावाचक हैं, ये बुद्ध भी नहीं है, ये शिष्य भी नहीं है। बस मित्रों, कृष्ण ने अर्जुन को कहा था युद्ध कर। अरे तुम भी तो युद्ध करो मेरे भाई, तुम भी युद्ध करो, गीता पे प्रवचन मत दो। चलो आज के लिए इतना ही।